अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दूसरा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अब इन्होंने मिसाल दी है फ़िश में स्टर्जियन की, कि जो स्टर्जियन फ़िश है इसका तकरीबन वज़न 450 किलोग्राम होता है और इससे एक वक्त में जो एग्ज़ रिलीज़ होते हैं उस पूरी एग्ज़ की रिलीज़ को कैवियर बोलते हैं, वो 45 किलोग्राम होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 450 किलोग्राम स्टर्जियन एक बहुत बड़ी मछली है और 45 किलोग्राम उसकी जो एग्ज़ की कलेक्शन है उसमें कितने मिलियंस एग होंगे। और ये एक सीज़न में हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये जिस सीज़न में रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है कि इतने बड़ी तादाद में अगर ये एग्स बना रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज़म क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि पानी वो मीडियम है जिसमें ये रहते हैं और पानी में ही इनको अपने गैमेट्स रिलीज़ करने होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसमें फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाए तो उससे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि फ़ीमेल बॉडी जो है वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। तो समंदर का पानी हो, दरियाओं का पानी हो, उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिज़म्स को फेस करनी पड़ती हैं। फिर ये वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो ज़्यादातर अपने डेवलपिंग ऑर्गेनिज़म्स को अनअटेंडेड, यानी उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, कोई उनकी केयर नहीं करते ज़्यादातर। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक हैबिटेट्स जो है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज मिलियंस ऑफ पोटेंशियल एडल्ट्स विल नेवर सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। बहुत सारे एग्स ख़राब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, छोटे ऑर्गेनिजम्स उन एग्स को खा लेगा। जो डेवलप होना शुरू होंगे, जो फर्टिलाइज्ड होंगे, उनको भी बहुत सारे खाना शुरू हो जाएंगे। किसी में बीमारी फैल जाएगी, क्योंकि समंदर में आपको पता है कि हर तरह का ऑर्गेनिज्म, दरियाओं में हर तरह का ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो कि इन डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स को ख़राब कर सकता है। लहरें इन्हें बहा कर लेके जा सकती हैं, ये किसी दूसरे जानदार का शिकार बन सकते हैं। इन सारी मुसीबतों के बावजूद मिलियंस जो हैं, मिलियंस की तादाद में एम्ब्रियो बनना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो डबल हो सकती है। लेकिन बहुत सारी जो छोटी मछलियाँ इन एम्ब्रियोज से बन जाएंगी, उनको भी बहुत सारे दूसरे जानदार अपना शिकार बना लेंगे। तो इस वजह से पैदा होने का सिलसिला ऑर्गेनिजम्स में, मछलियों में बहुत तेज़ी से है। मिलियंस ये एग्स बनाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं और उसके हिसाब से इनकी जो प्रोडक्शन होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसको खा भी लेते हैं फूड चेन, फूड वेब के सिलसिले में। So, producing overwhelming numbers of eggs, however, is not the only way that fish increases the chances that a few of offsprings will survive. एक तो ये मकसद है कि चांस बढ़ाया जा सके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे जानदारों को पैदा करने का सिलसिला जो है वो बरकरार रहे। सम फिश शो मेटिंग बिहेवियर दैट हेल्प्स टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन और नेस्टिंग बिहेवियर। कुछ जानदार जो हैं वो फर्टिलाइजेशन उनमें एक्सटर्नली होती है, लेकिन वो एक ही वक्त में पानी के पास कुछ मखसूस जगहों में, गढ़ों में ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ बैक वक्त अपने गैमेट्स रिलीज़ कर देते हैं, मेल भी और फीमेल भी। उससे भी फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ जो जानदार हैं वो मेटिंग बिहेवियर शो करते हैं, यानी जोड़ी बना लेंगे। और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जनाब वो थोड़ा बहुत केयर भी देंगे, यानी कि नेस्ट बना लेंगे जिसमें वो अपने अंडों को छोड़ देंगे। बाज़ ऑर्गेनिजम्स उस नेस्ट का ख्याल करते हैं, ज़्यादातर उस नेस्ट का ख्याल नहीं करते और उसी में वो एग्स जो हैं वो बाकी के प्रीडेटर से बच सकते हैं। सेडिमेंटेशन, रेत, पत्थर, कंकर, मिट्टी, फाउलिंग, गंदगी वगैरह से और इन्फेक्शन से किसी हद तक बच सकते हैं। मेटिंग जो है वो बड़े बड़े स्कूल कहते हैं मछलियों के बड़े बड़े ग्रुप को। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि मछलियाँ पूरे ग्रुप में भी बाज़ दफ़ा जो है वो तैर रही होती हैं, तो उस पूरे ग्रुप को स्कूल कहते हैं। तो मेटिंग एक पूरे ग्रुप में एक इंडिविजुअल के साथ होती है। एग्स और स्पर्म्स जो है ये रिलीज़ करते हैं और उसको रिलीज़ करने से पहले मखसूस केमिकल्स को केमिकल मैसेंजर के तौर पर अपने जिस्म से रिलीज़ करते हैं, जिन्हें कहते हैं फेरोमोन्स। वो फेरोमोन्स जो कि मेल से फ़ीमेल के दरमियान ये कम्युनिकेशन पैदा करें कि मेटिंग के लिए इकट्ठा हुआ जाए, गैमेट्स को रिलीज़ किया जाए, उन फेरोमोन्स को कहते हैं स्पॉनिंग फेरोमोन्स। तो स्पॉन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स का एक साथ इकट्ठे जोड़ी की शक्ल में आ जाना, बैक वक्त बहुत सारे गैमेट्स को एक साथ रिलीज़ कर देना ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाया जा सके। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में एग्स और जो स्पर्म है उनको रिलीज़ किया जाएगा। ज़्यादातर जो मछलियाँ हैं वो ओवीपेरस हैं, यानी एग लेइंग करती हैं, जिस्म से खारिज करती हैं। डेवलपिंग एग का मदर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उस एग के अंदर ही यॉक, मिनरल्स, नमकियात सारे स्टोर्ड होते हैं, जिसके थ्रू वो डेवलपमेंट के लिए जो नरिशमेंट है वो उससे हासिल करेगा और मदर पर डिपेंडेंट नहीं होगा।
कुछ एलास्मोब्रैंक्स जो कि मछलियों का एक ग्रुप है वो ओवोविविपेरस है, यानी ये अंडे जो हैं जब फर्टिलाइज कर लेती हैं तो फीमेल उसको अपनी बॉडी के अंदर ही रख लेती है, लेकिन इसमें भी मदर के साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। अंडे के अंदर ही यॉक, सफ़ेदी, एल्ब्यूमिन, जितनी भी न्यूट्रिशन होगी वो पाई जाएगी और उसी को ही जो यंग ऑर्गेनिज्म है वो इस्तेमाल करेगा। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम यॉक स्टोर्ड इन द एग्स। तो यॉक जो कि होती है उससे न्यूट्रिशन मिलती रहती है। मिसाल के तौर पर जो ग्रे रीफ शार्क हैं, हैमर हेड फिश है, ये जो कुछ हैं ऑर्गेनिजम्स, ये एलास्मोब्रैंक्स हैं और ये ऐसे हैं जो विविपेरस हैं, यानी ये अपने ऑर्गेनिज्म को गिव बर्थ देते हैं। तो इसमें मछलियों में तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। हमने देखा कि विविपेरस हैं, ओविपेरस हैं, ओवोविविपेरस हैं और ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं विविपेरस हैं। इनमें प्लेसेंटा के जैसा एक टिश्यू होता है जो कि एक आउटग्रोथ होती है, यानी बाहर की तरफ छोटा सा एक मसल लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये मछली के जो भी कुछ वो खाती पीती है उसके थ्रू हासिल जो खुराक होती है उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को सप्लाई करता रहता है। आपको पता है कि ये किरदार ह्यूमंस में भी है, प्लेसेंटा प्रॉपर बनता है, माँ जो कुछ खाती पीती है और माँ के जिस्म से ही ऑक्सीजन नए आने वाले जानदार को भी मिलती है। अच्छा, अब गपीज़ ये मछलियों का एक कॉमन नेम है और इसमें वो मिसाल दे रहा है लेबिस्टिस की। इनके जो एग्स हैं ओवरी के अंदर ही रिटेन रहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी यही होती है, डेवलपमेंट भी यही होती है। Embryos are then released into a cavity within the ovary and development continues with the nourishment coming partly from yolk and partly from ovarian secretions. कुछ जो सिक्रीशंस हैं वो ओवरीज पैदा करती हैं ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको इस्तेमाल करके ज़िंदा रह सके और उसकी नशोनुमा जारी रहे। कुछ जो न्यूट्रिशन है वो यॉक जर्दी की सूरत में अंडे के अंदर पहले ही मौजूद होती है, तो उससे भी उसको डेवलपमेंट मिलती रहती है। अच्छा जी, कुछ मछलियों में कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ मेल जो एलास्मोब्रैंक्स हैं इनमें पेल्विक फिन्स ऐसे हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं जो हिप गर्डल के पास, हिप बोन के पास पाए जाते हैं। ये क्लास्पर्स दो प्रॉपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की सूरत में डेवलप हो चुके होते हैं, इन्हें क्लास्पर्स कहते हैं। तो कॉपुलेशन के अमल के दौरान मेल ऑर्गेनिज्म क्लास्पर्स के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को रिलीज़ करेगा। स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, एग्स तक पहुँचेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और इस तरह से रिप्रोडक्शन का सिलसिला चलता रहेगा। इन मैनी फिश केयर ऑफ एम्ब्रियोज इज़ लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टेंट। इसका मतलब है कि जब डेवलपिंग एम्ब्रियो जिस्म से बाहर अगर खारिज होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उनको नेस्ट बना के छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नेस्ट भी नहीं बनाते और ज़्यादातर केसेस में उनको कोई केयर नहीं मिलती। कुछ मछलियाँ हैं जो ऐसी किस्में हैं जो कि अपने नेस्ट बनाती हैं, उसमें एम्ब्रियोज को डेवलप करती हैं, आती हैं, उसको चेक भी करती हैं, ज़्यादातर अनअटेंडेड रखती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। और ये जो सारे एम्ब्रियोज होते हैं ये छोटी छोटी थैलियों की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, क्लस्टर्स यानी ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होकर जो है रिलीज़ किए जाते हैं। ओके, अब यहाँ हम बात कर सकते हैं कि कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो जिनका मुंह बहुत बड़ा होता है, तो वो मुंह के अंदर जो कैविटी है, बकल कैविटी लोअर फ्लोर की तरफ, वहाँ पर जो है अपने थैलियाँ उनमें होती हैं या वहाँ पर अपने एम्ब्रियोज को रखना पसंद करते हैं कुछ देर के लिए ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए। जैसे सी हॉर्स है, इसका नाम है हिपोकैम्पस, पाइप फिश है, सिनगनेथस इसकी मिसाल है। मेल्स दोज क्लोजली रिलेटेड फिश कैरी एम्ब्रियोज थ्रू आउट द डेवलपमेंट इन वेंट्रल पाउचेस। इनके जिसम में वेंट्रल साइड पर पाउचेस, थैलियाँ बनी होती हैं जहाँ पर ये अपने डेवलपिंग जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको रखना पसंद करते हैं ताकि उनको यहाँ पर नशोनुमा के लिए सिक्योर जगह मिल सके। इसके अलावा एक ब्राज़ीलियन कैटफिश है, लॉरिकैरिया टाइप्स, तो ये भी ब्रूड करती है यानी पालती है अपने एम्ब्रियोज को। अब इसका जो निचला लोअर, जैसे मिसाल के तौर पर ये निचला लोअर लिप है मछली का, इसको अगर आप मछली के मुंह को खोल के देखेंगे तो अंदर काफ़ी फ्लोर आपको नज़र आएगा, वहाँ पर ये अपने एम्ब्रियोज को रखना पसंद करती है। इसके अलावा सनफिश और जो स्टिकल बैक्स हैं ये मछलियों के कॉमन नेम है। ये शॉर्ट टर्म केयर देती हैं, यानी ज़्यादा लंबी देर के लिए जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगी अपने ऑर्गेनिजम्स को। और पोस्ट हैचिंग यानी जब अंडे से ऑर्गेनिज्म निकल कर डेवलप होकर आ जाता है उसके बाद। सो मेल स्टिकल बैग्स जो है ये क्या करती हैं, ये फ्रेश प्लांट मैटर को इकट्ठा करती हैं एक मैस, एक ढेर की शक्ल में, और यंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो घोंसले के पास इसमें पनाह ले लेते हैं। अच्छा जी, और कुछ जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो नेस्ट से ज़्यादा दूर जो है वो जाने लगे तो मेल जो है वो उनको मुँह में दबाकर वापस नेस्ट में फेंक देता है ताकि इनको कोई शिकार ना बना ले। सनफिश में जो मेल पाए जाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, स्कूल्स में यानी ग्रुप की शक्ल में, मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। उसकी शक्ल में रिसेंटली हैच्ड फिश जो है वो थोड़ा बहुत घूम फिर कर नेस्ट के पास यानी कि स्विम करके पानी में तैरते हुए वापस आ जाते हैं। किकलीडीड्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करती हैं,
इसकी कुछ मछलियाँ जो हैं वो यंग वन को अपने माउथ के अंदर रख के ही नशोनुमा फराहम करती हैं। कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो घोंसला बनाकर अपनी मछलियों को प्रोटेक्शन देंगी, और जब हैचिंग हो जाएगी अंडे में से नया जानदार निकल आएगा तो यंग वेंचर फ्रॉम द पेरेंट्स माउथ और नेस्ट बट रिटर्न क्विकली व्हेन द पेरेंट्स सिग्नल डेंजर विद ए फ्लिकरिंग ऑफ द पेल्विक फिन। तो जब यंग वंस जो है वो अंडे से निकल जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है वो पानी के आसपास तैरना शुरू करते हैं। अगर उनको मुंह के अंदर रखा गया था तो वो मुंह से बाहर आ जाते हैं, अगर वो घोंसले के अंदर रखे गए थे तो वो घोंसले से बाहर आ जाते हैं। और वो जैसे ही घोंसले से बाहर जाने लगते हैं तो मछलियाँ, जो पेरेंट मछलियाँ, वो क्या करती हैं, अपने पेल्विक फिन का जो रंग है उसके ऊपर अजीब सा शोलानुमा जो रंग है वो पैदा करती हैं, जो कि उनके बच्चों को एक सिग्नल देता है कि आगे, इससे आगे नहीं जाना वरना वो किसी का शिकार बन जाएंगे और मुसीबत में आ जाएंगे। तो जो फिर ऐसे यंग वंस होते हैं वो फ़ौरन नेस्ट में वापस आ जाते हैं।